आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम ने उन्हें नायब सदर के इंतखाब के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। जेडीयू ने राधाकृष्णन की हिमायत की तस्दीक। लोकसभा में खलाबाज शुभांशु शुक्ला की कामयाबियों पर खुसूसी बहस। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा, ये सफर गगनयान और मुस्तकबिल के दीगर प्रोग्रामों की सिमत में अहम होगा साबित। अपोजिशन के हंगामे की वजह से कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे पर कायदे-ए-मान जेपी नड्डा बरहम। हंगामा राय को बेबुनियाद करार दिया। जन विश्वास बिल लोकसभा में किया गया पेश। बिल सेलेक्ट कमेटी को रवाना। इस बिल से कारोबार करने में मिलेगी सहूलत। नकली खाद और बीजों की फरोख्त के मामले में सख्त कार्रवाई की हिदायत। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने इसे लानत दिया करार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सैकड़ों किसान इस धोखाधड़ी से हैं परेशान। और मुल्क भर में मानसून की भारी बारिश का अलर्ट। कई रियासतों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। मुंबई, गोवा, कर्नाटक में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। मानसून अगले 3 से 4 दिनों तक रहेगा सरगर्म। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। महाराष्ट्र के गवर्नर और नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने उन्हें नायब सदर के ओहदे के इंतखाब के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू और दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली हवाई अड्डे पर राधाकृष्णन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सैकड़ों हामियों ने ढोल नगाड़े बजाकर राधाकृष्णन का इस्तकबाल किया। और कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने सीपी राधाकृष्णन की नायब सदर जमहूरिया की उम्मीदवारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि उनकी इस उम्मीदवारी पर एनडीए गठबंधन से इत्तेफाक राय की उम्मीद है। The India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. हुक्मरान जमात नायब सदर के इंतखाब पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के सदर और पार्लिमानी बोर्ड के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण ने अपोजिशन जमातों से अपील की है कि वो एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की हिमायत करें। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए के लक्ष्मण ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इस बारे में के लक्ष्मण से बात की दूरदर्शन के नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्रा ने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, जब से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ है, बड़ी चर्चा हो रही है। दक्षिण भारत से हैं, तमिलनाडु से हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अनुभव है राज्यपाल के तौर पर, क्या कहना? संसदीय बोर्ड मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो बैठक हुई, दक्षिण से एक पिछड़ा वर्ग समाज का और सार्वजनिक जीवन में कई पद संभाले और गवर्नर के नाते भी, चाहे झारखंड हो, तेलंगाना हो, पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते और महाराष्ट्र का आज राज्यपाल जी है, ये अच्छी शख्सियत है। मैं स्वागत करता हूँ। एनडीए के सभी साथियों ने एक स्वर से स्वागत किया है, सर्वसम्मत से फैसला हुआ है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान करते वक्त कहा कि वो अपोजिशन से भी चाहेंगे कि उनके नाम पर एक सहमति बने। क्या आपका कहना है? तमिलनाडु से आते हैं, क्या आप डीएमके से अपील करेंगे?
ये सही में देखो ये सार्वजनिक पद है। आज राजनीति के ऊपर हटकर सभी दलों को आज समर्थन करना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि पूरे विपक्ष आज उनका समर्थन करके और निर्विरोध हमारे उपराष्ट्रपति बनाए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जराये के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी से बात की ताकि NDA के नायब सदर के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के लिए हिमायत हासिल की जा सके। इस बातचीत के बाद YSRCP CP राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की हिमायत करेगी। समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने NDA की जानिब से महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन को नायब सदर जमहूरिया के उम्मीदवार बनाने पर कहा कि मुल्क में कुछ ओहदे ऐसे होते हैं, चाहे वो सदर हों या नायब सदर हों या लोकसभा स्पीकर हों, बेहतर है कि उन ओहदों पर इत्तेफाक राय कायम हो। अब हमें मालूम नहीं है, वैसे कंसेंसस तो हमेशा अच्छी बात होती, वार्ता के जरिए ही होना चाहिए। कुछ पद ऐसे होते हैं देश में, चाहे राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, स्पीकर का हो, इस पे कंसेंसस होना बेहतर होता है। NDA ने महाराष्ट्र के मौजूदा गवर्नर CP राधाकृष्णन को नायब सदर के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार करार दिया है। इस बारे में TDP रुकन पार्लियामेंट कृष्ण प्रसाद टेनेडी ने कहा कि CP राधाकृष्णन बहुत तजुर्बेकार मुंतजिम हैं, उनके पास बेपनाह तजुर्बा है और वो मुआशरे में खुसूसन पसमानदा तबकात के लिए अपने खदमात के लिए जाने जाते हैं। The announcement of Mr. CP Radhakrishnan as a next vice president is a very, very welcome announcement. Mr. CP Radhakrishnan is a highly experienced administrator. He has a huge experience behind him, and he's known for doing a lot of service for the society and particularly the marginalized sections. So he is a person who is very, very sensitive to the developmental and growth aspects of the country. कबल अज़ीं महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने NDA के नायब सदर के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने CP राधाकृष्णन को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किए जाने पर मुबारकबाद दी और आइंदा नायब सदर के इंतखाब में उनकी जीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 राज्यसभा ने मंजूर कर लिया है। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने बिल पर जारी बहस का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 साल पहले अंग्रेजों के बनाए हुए कवानीन अब कमज़ोर हो चुके हैं। आज के मुकाबले के दौर में कानून को जदीद, कारोबार दोस्त और माहौल दोस्त होना चाहिए। बिल की मंजूरी के बाद राज्यसभा की कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मंगल को लोकसभा में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से भारत के पहले खलाबाज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की कामयाबी और 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के खलाई प्रोग्राम पर खुसूसी बहस शुरू हुई। ऐवान की कार्रवाई के आगाज में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ग्रुप शुभांशु कैप्टन शुक्ला को ऐवान की जानिब से मुबारकबाद दी। बहस का आगाज करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस कामयाबी को मुल्क के लिए तारीखी और काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत का खलाई प्रोग्राम एक मुतहरिक और एक अहम प्रोग्राम है जो साइंसी, तकनीकी और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान जितेंद्र सिंह ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत या बीजेपी NDA से नाराज हो सकती है, लेकिन हैरत की बात है कि खलाबाज के कारनामे पर भी गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन खलाई साइंसदानों और माहिरीन को मुबारकबाद देने में नाकाम रही है। मुसलसल हंगामा आराई के बाइस लोकसभा की कार्रवाई मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी
केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. आप गति शक्ति जैसे हमारे पोर्टल आज विश्व स्तरीय हैं, ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो, फ्लड और डिजास्टर मैनेज में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट में अमृत स्कीम 500 शहर, स्मार्ट सिटीज 100 शहर स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस का जिक्र मैंने अभी किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया। राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के बारे में कायदे-ए-वान जेपी नड्डा ने कहा कि अपोजिशन गैर ज़रूरी तौर पर हंगामाराई कर रही है और हुकूमत कवायद के मुताबिक हर इशू पर बातचीत के लिए तैयार है। 21 जुलाई को जब सत्र शुरू हुआ था तब मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह सरकार नियम संगत whatever is permitted in the rules, this government under the dynamic leadership of Prime Minister Modi is ready to have discussion on any subject which can be taken. Time and again the chair has given the ruling that the issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on record. Let's have order in the house. That they have wasted. Let's have order in the house. 69 hours, 1 minute of this house. 69 hours have been wasted. लोकसभा में अपोजिशन के हंगामे पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइका ने हंगामा कर रहे मेंबरान को मशवरा दिया कि हर किसी को सियासत को एक तरफ रखते हुए खला में मुल्क की कामयाबियों पर बहस में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए एक तारीख़ी लम्हा है और खलाई शोबे में काम करने वाले माहिरीन के ताउन का सबको एहतराम करना चाहिए। आप इस चर्चा में भाग लीजिए। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का जो महत्वपूर्ण सफलता है उसमें भाग लीजिए काइंडली। आप सदन नहीं चलाना चाहते, देश के जनता हम सबको देख रहे हैं, सदन को पूरा देख रहा है। सदन में इस तरह का आपका व्यवहार जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। थोड़ा इस विषय के ऊपर जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, विशेष करके स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्पेस साइंस के ऊपर हमारा जो उपलब्धि है उसके ऊपर तो आप कम से कम इसमें पॉजिटिविटी दिखाना चाहिए। और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कमांडर शुभांशु शुक्ला के हालिया बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS मिशन की तारीफ करते हुए इसे तमाम भारतीयों के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मिशन भारत के इंतहाई अहम इंसानी खलाई प्रोग्राम गगनयान के समत में एक अहम कदम है। थरूर ने कहा कि प्री लॉन्च के तरीक़ाकार खलाई जहाज़ के निज़ाम और माइक्रोग्रेविटी के असरात पर शुक्ला का पहला तजुर्बा इसरो के लिए काबिल कद्र साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में भारतीय निज़ामों और प्रोटोकॉल को हकीकी खलाई हालात में जांचा गया, जबकि इंसानी सेहत और पौधों की नशोनुमा से मुताल्लिक़ तजुर्बात गगनयान के लिए लाइफ सपोर्ट और तिब्बी निज़ाम के डिज़ाइन में बराह रास्त मददगार साबित होंगे। थरूर ने कहा कि मिशन बैनुल-अक़वामी एजेंसियों के साथ शराकतदारी में मुनक़िद किया गया, आलमी खलाई सिफारतकारी में भारत के किरदार को मजबूत करता है और मुस्तक़बिल में मुश्तरका तहक़ीक़ और सरमायाकारी के नए मौक़े फराहम करता है। शुक्ला की तारीख़ी परवाज़ को भारत के खलाई अज़ाइम की एक ताकतवर अलामत बनाते हुए उन्होंने कहा कि उसने मुल्क के तख़य्युल को अपने हिसार में ले लिया है और नई नस्ल को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रियाजी और खलाई उलूम में करियर बनाने की तरग़ीब दी है।
ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने नकली खादों, बीजों और कीड़े मार अद्वियात की फरोख्त के लिए हर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने इस सिलसिले में दिल्ली में ज़राअत और किसानों की बहबूद के महकमे और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR के सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। मरकजी वजीर ने नकली खाद, बीज और कीड़े मार अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो फसल की खराबी के मामलात को संजीदगी से लें ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने बड़े पैमाने पर छापे मारने और खेतों का मुआयना करने की भी हिदायत की। मरकजी वज़ीर ज़राअत ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान किसानों के दरमियान तशहीर की जानी चाहिए ताकि किसान नुकसान और परेशानियों से बच सकें। उन्होंने अहदेदारों को भी ये हिदायत दी कि वो किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों पर सब्सिडी को यकीनी बनाएं। और चीन के वजीर खारजा वांग यी भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। चीन के हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के रुकन वांग यी कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की दावत पर भारत आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वांग यी अजीत डोभाल के साथ भारत चीन सरहदी मसले पर खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत का 24वां दौर मुनक़्क़िद करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी उनके साथ 2 तरफ़ा मीटिंग करेंगे। और जन विश्वास तरमीमी बिल 2.0 2025 आज लोकसभा में पेश किया गया। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने यह बिल लोकसभा में पेश किया। जन विश्वास तरमीमी बिल 2025 लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। ये मोदी हुकूमत के जन विश्वास इनिशिएटिव 2.0 का हिस्सा है जो 2023 में लागू किए गए पहले इस्लाहाती कानून की तौसीह है। अगर हम बिल की अहम खुसूसियात की बात करें तो 2023 के जन विश्वास एक्ट में 183 दफ़ात में तरमीम की गई थी, जबकि नए बिल में 350 से ज़्यादा दफ़ात में तब्दीलियाँ तजवीज़ पेश की गई हैं। इसमें अब छोटे जराइम में सज़ा की शिक़ ख़त्म कर दी जाएगी। पहली गलती पर कोई जुर्माना नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा जिसके तहत लोगों और कारोबारी इदारों को गलती को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जुर्माना सिर्फ इस सूरत में लागू होगा जब गलती दोहराई जाए। जुर्माने की रकम 2023 में तयशुदा मेयारात के मुताबिक होगी और मजीद बढ़ भी सकती है। ताहम इस बिल की मंजूरी से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ताजिरों को होगा। ख्याल किया जा रहा है कि इस तब्दीली से मुल्क में कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। इसका मकसद ज़िंदगी में आसानी और ख़ास तौर पर कारोबार करने में आसानी को फ़रोग़ देना है। गौरतलब है कि 15 अगस्त के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से अगली नस्ल की इस्लाहात के बारे में बात की थी। PM मोदी ने पुराने उसूलों को अगली नस्ल के मुताबिक तब्दील करने के लिए एक टास्क फोर्स का ऐलान किया था। कहा गया कि हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से कवानीन हैं जिनमें छोटी छोटी बातों पर भी जेल की सज़ा हो सकती है। उन्होंने कहा था कि भारतीय शहरियों को जेलों में डालने वाले ऐसे गैर ज़रूरी कवानीन को ख़त्म किया जाना चाहिए। और नई दिल्ली में MSME ग्लोबल समिट 2025 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बैनुल-अक़वामी कारोबार से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मईशत के मैदान में MSME के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में MSME सेक्टर का अहम हिस्सा है। MSME भारतीय मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ये शोबा मुल्क की तरक्की और रोजगार फराहम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। MSME, micro, small, medium enterprises are the backbone of our economy. Today, this sector contributes nearly 45% of India's total exports, but with the right policy framework, global partnerships, and encouragement of innovation, this contribution has the potential to rise to 60 to 70%. और महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव के इलाके की वजह से अगले चंद दिनों तक जुनूबी और वस्ती भारत में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की पेशगोई की है। 18 अगस्त को छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है।
गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरला, विदर्भ, मराठवाड़ा और शुमाली कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला दबाव का इलाका 19 अगस्त को जुनूबी उड़ीसा, शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल को अबूर कर सकता है। इसके असर की वजह से 18 और 19 अगस्त को कोंकण, मुंबई, गोवा और साहिली कर्नाटक, जबकि 19 और 20 अगस्त को गुजरात में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश की वार्निंग दी गई है। 22 अगस्त तक कोंकण, गोवा, गुजरात और मराठवाड़ा में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा वस्ती भारत, शुमाल मगरबी भारत और ज़ेली हिमालयाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने लोगों से अलर्ट रहने और इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। दिल्ली में जमुना के पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है और दारुल हुकूमत में सैलाब का खतरा मजीद गहरा हो गया है। फिलहाल यमुना का बहाव 205.03 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है क्योंकि हथनी कुंड बैराज से तकरीबन 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इंतजामिया का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली में इसका असर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। NDRF और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें कश्तियों के साथ चौकस हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने, आइए देखते हैं। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यमुना खतरे के निशान के करीब आ गई है। आपको दिखलाना चाहेंगे कि हम पुरानी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं और पुरानी दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास मौजूद है और आप देख सकते हैं यमुना लगातार खतरे के निशान के करीब बह रही है और दावा ये किया जा रहा है कि आज रात यमुना खतरे के निशान को पार भी कर सकती है। 2023 में भी कुछ इस तरीके की स्थिति हुई थी जब राजधानी दिल्ली में यमुना ने खतरे के निशान को पार किया था तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। अगर इस बार की बात की जाए तो ITO, राजघाट, रिंग रोड, सिविल लाइंस, यमुना पुस्ता, सोनिया विहार, मजनू का टीला जैसे इलाके जो है खतरे के निशान के पार कर जाने के बाद से बेहद हम कह सकते हैं संवेदनशील हो जाते हैं और वहां पर हालांकि प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया, लोगों को कहा गया है कि वो निचले इलाकों से बाहर निकलें। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से सारे गेट खोल दिए गए हैं, जिससे के चलते आप देख सकते हैं कि यमुना की जो गति है वो कितनी तेज नजर आ रही है पुराने पुल के पास। और ये पुराना पुल जो है राजधानी का ऐतिहासिक पुल है। फिलहाल यहाँ पर आवाजाही आपको दिखलाना चाहेंगे कि अभी चालू है, लेकिन जैसे ही यमुना खतरे के निशान को क्रॉस करेगी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से, DDA की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं कि अगर हालात बेकाबू होते हैं तो उनको किस तरीके से काबू किया जाए। लेकिन एक बार फिर राजधानी में यमुना जो है वो खतरे के निशान के लगभग करीब पहुंच गई और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज रात ये निशान यमुना छू सकती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से कबल ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस से वापस लेने में कामयाब हो जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर ज़ेलेंस्की चाहें तो इस 3.5 साल पुरानी जंग को फौरी तौर पर रोक सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन न तो क्रीमिया को रूस से वापस हासिल कर सकता है और न ही रूस उसे यूक्रेन के हवाले करेगा, जिस पर बराक ओबामा के दौर में 12 साल कबल रूस ने एक भी गोली चलाए बगैर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल होने नहीं देगा। उन्होंने इस मामले को रूस के साथ तनाज़े की एक बड़ी वजह करार दिया है। ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग के खात्मे की कोशिशों में कई यूरोपीय ममालिक भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।